हो रहा है पढ़ाई घर में? नहीं, बंद था, बंद था। तुम्हारा पढ़ाई तो बंद था, मेरे को पता है। हाँ। क्या चीज? ये चैप्टर नहीं किए हो तो आज क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। आज तो हम बल्कि मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे, इनकम मेथड। हाँ, इनकम मेथड थोड़ा सा पढ़ रखे हैं, आज उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा समझ में आए, बाकी ना आए। फिर भी कर लो क्लास। ऐप में तो रहेगा ही। ऐप से फिर बाद में भी कर लेना एक बार और, है ना? हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू करें? चलो। हम लोग पढ़ रहे थे इनकम मेथड। डायरेक्टली आज टॉपिक को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे इनकम मेथड, जिसका हम थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट को देखे थे, इनकम मेथड आता कहां से, चैप्टर नंबर 1 से लिंक किए थे। याद है चैप्टर नंबर 1 कहां से आया था? इनकम मेथड निकालो बुक, देखो चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1। उसमें 3 ठो स्टेजेस था, 3 ठो फेज था। एक प्रोडक्शन फेज, दूसरा इनकम फेज और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है? इनकम वाले फेज से आया था हमारा इनकम मेथड। क्लियर है? चलो। उसके बाद उसके बाद हम छोटा सा डिस्कशन किए थे कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का क्या क्या कंपोनेंट होता है? 4 कंपोनेंट होता है, हमको पता है। क्या क्या 4 कंपोनेंट होता है? बताओ, कौन बताएगा? 4 कंपोनेंट। फैक्टर इनकम 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 4 प्रकार का? बोलो, एक एक बोलो तीनों। हाँ ठीक है, एक हो गया सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस। इधर से भी आ रहा है रिप्लाई, लेकिन यहां का कोई भी एक फैक्टर इनकम। रेंट, वेरी गुड। और इंटरेस्ट। और लास्ट वाला प्रॉफिट। ठीक है, यहां भी सबका राइट आ गया आंसर। और अब इतने सारे जन का दे दिया, मैं नाम ही नहीं ले पाऊंगा सबका। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट हमारा होता है फैक्टर इनकम का। ठीक है, अब एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये तो हम बस शॉर्टकट में पढ़े थे कि सैलरी एंड वेजेस होता है, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है। अब हम एक एक कंपोनेंट को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इनकम मेथड के लिए। ठीक है, सबसे पहला था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब कौन सा पॉइंट है ये? सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस वाला पॉइंट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर कौन कौन आ जाता है देखो। चाहे हम डायरेक्टली दें, चाहे हम इनडायरेक्टली दें, प्रोडक्टिव अगर सर्विस हुआ है तो वो आएगा। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब होता है हम पैसा के बदले कोई सामान दे दिए, जैसे मैं अपने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया। ये आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और लास्ट वाला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मेरा एम्प्लॉय सुरक्षित रहे, किसका जिम्मेदारी? ऑब्वियसली मेरा जिम्मेदारी, है ना? एम्प्लॉय को सुरक्षित रखना किसका जिम्मेदारी है? मेरा जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो उसके लिए क्या करता है हर एम्प्लॉयर, जो मालिक होता है बिजनेस का, वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है ताकि वो अपने एम्प्लॉय का फ्यूचर को प्लस लाइफ को क्या कर सके? सिक्योर कर सके। इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर फॉर सोशल सिक्योरिटीज ऑफ एम्प्लॉय। For example, contribution to provident fund, gratuity, labor welfare fund, etc. The aim of such contribution is to ensure safety and security of life of the employee. एम्प्लॉय का लाइफ, एम्प्लॉय के बच्चों का फ्यूचर का पढ़ाई लिखाई का खर्चा, एम्प्लॉय का परिवार, ये सब का सुरक्षा करने का जिम्मेदारी किसका? एम्प्लॉयर का। हमेशा ऐसा ही होता है। अगर तुम किसी एम्प्लॉय को रखे हो तो उसका सुरक्षा करने का जिम्मेदारी तुम्हारा। वो फ्यूचर में अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ा लिखा के बड़ा करेगा, उसका जिम्मेदारी भी तुम्हारा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है एम्प्लॉयर? हमेशा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लेबर वेलफेयर फंड और इस प्रकार का बहुत सारा फंड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू, अलग अलग प्रकार के फंड्स आएंगे। तो वो जितने भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन होगा सब कहां ऐड हो जाएगा? हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी में क्या पढ़े थे? रेंट एंड रॉयल्टी में पढ़े थे कि अगर मैं किसी का जमीन बिल्डिंग ले रखा हूं भाड़ा में तो उसके बदले में क्या दूंगा? रेंट दूंगा। लेकिन अगर मैं किसी का इनटेंजिबल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है यार पता है? क्या होता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी? जो देखा नहीं जा सकता है। मान लो मैं किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं, ठीक है, या किसी कंपनी का, मैं किसी बुक्स को, किसी का बुक को यूज कर रहा हूं, किसी का कोई टैलेंट को यूज कर रहा हूं, किसी का कोई रिसर्च को यूज कर रहा हूं, तो उसके बदले में मैं क्या पे करूंगा? रॉयल्टी पे करूंगा, ठीक है। तो वो रॉयल्टी या फिर रेंट अगर मैं पे कर रहा हूं तो ये दोनों आ जाएगा किसके अंदर में? रेंट एंड रॉयल्टी के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, जैसे कि ये हमारा ये कोचिंग सेंटर का अगर एग्जांपल लें, ये कोचिंग सेंटर जो है ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा खुद का प्रॉपर्टी है, इसके बदले में हम कोई रेंट पे नहीं करते, ठीक है। रेंट का पेमेंट नहीं होता। क्या इसका मतलब ये फ्री है? रेंट पेमेंट नहीं होता तो इसका मतलब ये फ्री नहीं है, ठीक है। रेंट पेमेंट नहीं होता इसका मतलब ये फ्री नहीं है, इसका हम लोग क्या करेंगे? नोशनल रेंट निकालेंगे। नोशनल रेंट, नोशनल रेंट क्या होता है कि एक एस्टिमेटेड रेंट, अगर मैं इस ये फ्लोर को कोचिंग के जैसे यूज नहीं करता तो मैं इसको रेंट पे लगा देता किसी और को, तो उसके बदले में मुझे भाड़ा मिलता, तो वो जो 10-15 हजार रुपए या 20 हजार रुपए भाड़ा मिलता मुझे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? नोशनल रेंट हो जाएगा, और उसको हम क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है? रेंट वाला पॉइंट क्लियर है? सेल्फ ऑक्युपाइड वाला बोलो फटाफट। रेंट फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड क्लियर है? चलो उसके आगे चलते हैं। अब ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। लीजिंग राइट, ये जब जब क्वेश्चन में आएगा हम देखते जाएंगे क्या होता है लीजिंग राइट, सब सॉइल एसेट क्या होता है, ये सब हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा तब तब देखते जाएंगे, ठीक है। अब भैया आगे चलते हैं। इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? इंटरेस्ट कौन किसको पे करता है? बोलो इंटरेस्ट कौन किसको पे करता है? इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा? कौन किसको पे करेगा इंटरेस्ट? फॉर्म पे करता है हाउस होल्ड को या फिर बैंक्स को, जिससे पैसा लेगा वो, ठीक है। फॉर्म पे करेगा किसको? या तो हाउस होल्ड को या तो बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिससे वो लोन लेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेफर टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट, हम लोगों को जो फंड्स मिला बिजनेस करने के लिए। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इंप्यूटेड इंटरेस्ट। अब एक एग्जांपल लें तो समझ में आएगा ये क्या होता है इंप्यूटेड इंटरेस्ट। मान लो हम हमारा ही एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट समझ में आता है उसे, ठीक है। मान लो ये कोचिंग सेंटर है, ठीक है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे कि फर्नीचर है, स्मार्ट क्लासरूम का सेटअप है, उसके बाद और क्या है? एसी है, टीवी, टीवी है क्या? टीवी नहीं है कहीं पे भी। और क्या है यहाँ पे? कलर वलर हुआ है, लाइट वाइट लगा है, और ऐप बना है तुम्हारा, बुक्स बना है तुम्हारा, ये सब क्या है? खर्चा हुआ है इसके लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अब ये इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये पैसा कहां से आया 30 लाख रुपीस? दो सोर्सेस है, पॉसिबल दो सोर्सेस है, या तो ओनर खुद लगाया या फिर कोई बैंक से लाया या किसी और से लोन लेके आया, दो ही तो पॉसिबल ऑप्शन है ना। या तो खुद का पैसा है ओन फंड, या फिर लोन फंड है, या तो ओन फंड है या तो लोन फंड है, मतलब या तो लोन लाया है किसी और से या फिर खुद का पैसा है। तो अगर लोन लाया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे किसी को ना किसी को, या तो हाउस होल्ड से लाया तो हाउस होल्ड को, बैंक से लाया तो बैंक को। अगर खुद का फंड है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो। पे तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, बिकॉज अगर मैं 30 लाख रुपीस कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट नहीं करता और इस 30 लाख को मैं क्या करता? बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता। मैं इस पैसा को क्या करता? बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता, तो मुझे इंटरेस्ट मिलता या नहीं मिलता? मान लो हर महीना मुझे कितने का इंटरेस्ट मिल जाता? 30,000 का इंटरेस्ट मिल जाता। 1% के हिसाब से एस्टिमेट किया हूं, ऐसा होता नहीं है,
लेकिन मान लो मुझे 30% का 30,000 का इंटरेस्ट मिल जाता, तो अब मेरे को कितना लेना पड़ेगा इंटरेस्ट? 30,000 रुपीज लेना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपली अगर हम बात करें तो हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मेरा खुद का पैसा है तो मैं वो पैसा को अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया हूं तो उसके वजह से मैं बैंक में एफडी नहीं कर पाया, तो बैंक में इंटरेस्ट का नुकसान हो गया मुझे, तो वो पैसा को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो फटाफट, क्लियर है? चलो अब आते हैं लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग भी है, साथ में साथ क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में आता है। प्रॉफिट हमेशा गलती होता है प्रॉफिट वाले पार्ट में आके, ठीक है? तो प्रॉफिट वाले पार्ट को अच्छे से समझना। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओनर को क्या दे रहे हैं हम लोग? रिवॉर्ड दे रहे हैं। किस चीज का रिवॉर्ड दे रहे हैं? उसका मेहनत का उसको फल दे रहे हैं। वो जो रिस्क लिया, वो जो इतना टेंशन लिया, सबको एक साथ लेके आया, जमीन पहले लाया, बिल्डिंग बनाया, फैक्ट्री लगाया, लेबर लाया, रॉ मटेरियल लाया, इलेक्ट्रिसिटी लाया, सबको प्रोडक्शन करवाया एक साथ, उसके बाद फिर कस्टमर लेके आया, उनको बेचा, फिर कस्टमर से पैसा कलेक्शन करवाया, जो इतना काम किया बैठ के, उसका उसके लिए क्या है? उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके मेहनत का उसको फल दे रहे हैं। अब ये मेहनत का फल कैसे मिलता है? तीन प्रकार से हम लोग मेहनत का फल देते हैं ओनर को। ओनर को जो है हम लोग तीन प्रकार से, प्रॉफिट में तीन हिस्सा हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट का तीन हिस्सा हो जाता है। अगर हम लोग मान लो 1 लाख रुपए कमाए, इसका तीन हिस्सा हो जाएगा। क्या क्या तीन हिस्सा होगा? एक तो चला जाएगा गवर्नमेंट को, एक चला जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोलता है तुम जो पैसा कमाते हो उसमें मुझे टैक्स दे दो। ठीक है, क्या नाम बोलते हैं उसको हम लोग? इनकम टैक्स। और वही चीज जब कंपनी के ऊपर लागू हो जाता है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कंपनी क्या होता है? पढ़े होगे अकाउंट्स में? नहीं पढ़े अभी तक? नहीं पढ़े? पढ़े हैं। डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, मतलब कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर होते हैं। ठीक है, तो कंपनी के केस में क्या हो जाता है? वो कॉर्पोरेट टैक्स बन जाता है। इंडिविजुअल के केस में, मेरे केस में, तुम्हारे केस में, तुम कोई बिजनेस करोगे उसके केस में वो क्या होता है? इनकम टैक्स होता है। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है, खाली नाम अलग अलग है। हमारे लिए इनकम टैक्स है, कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर है? बाकी ट्रीटमेंट भी सेम होगा, होता भी सेम ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड किसको देते हैं हम लोग? डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को। डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग? कौन बताएगा रिटेन्ड अर्निंग? देखते हैं। आता सबको है, मेरे को पता है, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तुम। आता सबको है, श्योर हूं मैं। अगर मैं इसका दूसरा नाम बोल दूं ना तो सबको याद आ जाएगा। अभी सोचो क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना कंपनी का, बिजनेस का। जो प्रॉफिट हर साल कंपनी कमा रहा है उसमें से वो रिजर्व एंड सरप्लस बना के रखता है। क्यों बना के रखता है? बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए बनाता है। ठीक है, जो पैसा प्रॉफिट से बचाए फ्यूचर एक्सपेंस के लिए। वेरी गुड देव, सोनू, सेव सम मनी फॉर फ्यूचर। यस, जब ये काम बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। वो पैसा जो बिजनेस में रिटेन हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग सारा को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जब क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहाँ चला गया ये? मान लो कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रुपए कमा रहा है? 1 लाख रुपए कंपनी कमा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कितना है? 1 लाख है। गुड इवनिंग। बहुत जल्दी नहीं आ गए या हम जल्दी शुरू कर दिए? अच्छा, बारिश हो रहा।
ठीक, हमको लगा कि हम जल्दी शुरू कर दिए, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 लाख हमारा अगर प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका कितना हिस्सा होगा? 3 हिस्सा होगा, ठीक है। एक तो चला जाएगा गवर्नमेंट को, जिसको बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर इसको बोल लो तुम लोग इनकम टैक्स, ठीक है, या तो कॉर्पोरेट टैक्स या तो इनकम टैक्स। दूसरा हिस्सा चले जाएगा शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर और ओनर को, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में क्या होगा? ड्रॉइंग्स। इंडिविजुअल के केस में क्या होता है? जो प्रॉफिट से मालिक हर बार अपना घर खर्चा चलाने के लिए जो हिस्सा निकाल लेता है, ड्रॉइंग्स, वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। इनके लिए ये डिविडेंड हो गया और इसके लिए ड्रॉइंग्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? बिजनेस का डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो पैसा रिटेन्ड अर्निंग्स करके रखेंगे और रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, क्लियर है। तो प्रॉफिट का 3 हिस्सा होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो लास्ट में प्रॉफिट आता है ना, उसका 3 हिस्सा हो जाता है। कौन कौन ले जाता है? एक तो गवर्नमेंट ले जाता है हमसे, दूसरा शेयर होल्डर या मालिक ले जाता है, और तीसरा बिजनेस में इन्वेस्ट होके रह जाता है, क्लियर है। 3 प्रकार से हिस्सा करेंगे। चलो, उसके बाद और क्या बच गया? और कुछ भी नहीं बचा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, लेटर ऑन, इसको हम पेंडिंग रखते हैं, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट मिक्स्ड इनकम, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट मिक्स्ड इनकम। 4 कंपोनेंट हम पढ़े थे फैक्टर इनकम का, पहले से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 1 से। फैक्टर इनकम 4 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा इंटरेस्ट, दूसरा होता है सैलरी एंड वेजेस, तीसरा होता है रेंट, और चौथा होता है प्रॉफिट, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो एंटरप्रेन्योर लेता है। 4 होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 5 है। एक आखिरी कैटेगरी बच गया, मिक्स्ड इनकम। अब ये क्या होता है मिक्स्ड इनकम? It is the income generated by own account workers like farmers, barbers, etc. and on incorporated enterprises like retail traders, small shopkeepers, etc. It is the term used for any income that has element of more than one type of factor income. जैसे मान लो मैं एक, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इंडिया का इनकम निकाल रहे हैं, देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिया का इनकम निकालेंगे, इंडिया का इनकम, ठीक है। अब मैं तुमको इसमें बोला, अगर मैं हर आदमी का इनकम निकाल लूं, और हर आदमी का इनकम निकाल लूं, रेंट इनकम कितना हुआ, सैलरी एंड वेजेस का इनकम कितना हुआ, उसके बाद प्रॉफिट्स कितना बच गया लास्ट में, और एक तो क्या था हमारा इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ। तो इसके अलावा और तो कोई इनकम है नहीं, कमाया हुआ इनकम। बाकी तो ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो तो एक्चुअल में इनकम होता भी नहीं है। तो इसके अलावा और कोई इनकम बचा नहीं। लेकिन मैं बोलूँ कुछ छोटे छोटे ऐसे फार्मर्स, या फिर छोटे जैसे बार्बर शॉप है, इस प्रकार के छोटे छोटे बिजनेसमैन क्या होते हैं उसके बाद भी बच जाते हैं, जो कि मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाते हैं। जैसे कि कुछ छोटा मोटा पैसा वो लोग इंटरेस्ट में कमा लिए, छोटा मोटा पैसा थोड़ा मोड़ा मेहनत करके कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लिए, कैश में उनको सैलरी मिल गया। तो इस प्रकार का छोटा मोटा पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं, ठीक है, जो कि इसके कैलकुलेशन के बाहर चले जाते हैं। वो लोग इसके अंदर आ नहीं पाते, इनको हम पकड़ के ला नहीं पाते सिस्टम के अंदर में। तो हम लोग इसको अलग से एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे बगल में बार्बर शॉप है, मान लो यहाँ पे गली के बाहर एक बार्बर शॉप है, ठीक है, वो सुबह के टाइम में दुकान खोलता है और 100 200 300 रुपए कमाता है। तो क्या वो कितना कमाया किसी को पता चला? किसी को नहीं पता चला, ठीक है। तो अगर हम इंडिया का इनकम एस्टिमेट करने जाएं तो ये वो तो छूट जाएगा ना, उसका इनकम तो छूट गया। तो सोचो ऐसे कितने सारे लोग हैं, कोई इडली ठेला चला रहा है, कोई छोटा सा कुछ और चला रहा है। तो इस प्रकार के इतने सारे जो लोग हैं, ये लोग बच गए लास्ट में, इनका इनकम तो हम ले नहीं पाए, ठीक है। तो एक एस्टिमेट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इसमें क्या होता है, जो लोग यहाँ पे छूट गए, इनका इनकम यहाँ पे छूट गया, वो लोग को सबको हम कहाँ डाल देते हैं? मिक्स्ड इनकम के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? है कोई तरीका कैलकुलेट करने का? बताओ, कौन बताएगा मिक्स्ड इनकम कैलकुलेट कैसे होगा?
बोलो फटाफट, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ कौन कौन है देखते हैं। अभिप्सा, आदित्य, देव, केशव, ख्याति, लक्ष्मी, मोनालिसा, पूनम, प्रतीक, प्रेरणा, रिद्धि, सागरिका, संचिता, शैलजा, शिवानी, शिवांग, सोनू। कौन बताएगा इसको? हम हाउ टू एस्टिमेट, ये तो हम एस्टिमेट कर लेंगे कितना रेंट दिए, ये हम एस्टिमेट कर लेंगे कितना सैलरीज एंड वेजेस पे हुआ, ये हम एस्टिमेट कर लेंगे कितना प्रॉफिट बच गया, ये हम एस्टिमेट कर लेंगे कितना इंटरेस्ट पे हुआ टोटल इंडिया का। लेकिन ये कैसे एस्टिमेट होगा? हाउ, कैसे एस्टिमेट करें? हाँ कैसे करेंगे, टोटल कैसे करेंगे? इनका तो कोई कागज पत्र है नहीं, कहीं ये लोग अपना रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे बाकी लोग क्या होता है, अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इनका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस के थ्रू, इनकम टैक्स रिटर्न्स के थ्रू, जीएसटी रिटर्न्स के थ्रू हम लोग इन लोग को क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर ले आते हैं और कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, ये लोग तो कभी ना कागज पत्र जाने, ना इनका बैंक अकाउंट है, ना इनका कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ना कोई जीएसटी का रिटर्न फाइल होता है। तो ये लोग अपना सुबह पैसा कमाते हैं, शाम तक खा के खत्म कर देते हैं, अगले दिन फिर सुबह कमाते हैं, ठीक है। तो इनका कैसे करें? ये भी तो इनकम है ना इंडिया के लिए, ये भी तो प्रोडक्टिव सर्विस है ना इंडिया के लिए। तो इनको कैसे कैलकुलेट करें, इनको कैसे सिस्टम के अंदर लाएं? इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, यस संचिता, कैसे लाएं इनको सिस्टम के अंदर? इनको हम सिस्टम के अंदर ला नहीं सकते, इसको इनको हम क्या करते हैं, सिर्फ एस्टिमेट करते हैं। इसका डेटा कौन देता है? सर्वे होता है और उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा पता चलता है। इसका कैलकुलेशन का कोई तरीका नहीं है। मिक्स्ड इनकम को हम वी कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसको क्या करा जाता है? एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट बेस्ड ऑन सर्वे, रियल लाइफ में एस्टिमेट किया जाता है सर्वे के अकॉर्डिंग कि हाँ इतना मिक्स्ड इनकम हो सकता है। और अब ये नहीं पता गवर्नमेंट सही सर्वे करवा रहा है नहीं करवा रहा है, डेटा सही कलेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मन से फिगर लिख दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हो नहीं सकता, ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्वे हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चले आगे, चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ। Mixed income arises from productive services of self-employed person whose income include wages, rent, interest, profit, and these elements cannot be separated from each other. For example, income of a doctor running a clinic at his residence. एक डॉक्टर अपने घर में एक क्लिनिक चला रहा है, ठीक है, मतलब पार्ट टाइम क्लिनिक। वो शाम को, सुबह क्या करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता है और शाम को 3-4 पेशेंट अपने घर पे देख के 200-400 रुपए कमा लेता है, ठीक है। तो उसका इनकम कैसे एस्टिमेट करें? एस्टिमेट हो सकता है उसका इनकम? नहीं हो सकता, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो, मन से लिख दे रहा है, हाँ गवर्नमेंट मन से लिख दे रहा है, सही बात है देव। चलो अब ये 5 कंपोनेंट हो गया हमारा। अब जब हम इसको 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 और इसको ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? एनडीपी एट एफसी। जैसे हम पहले वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए बी सी डी ऐड कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था? जीडीपी एट एमपी। और अभी क्या मिल रहा है? एनडीपी एट, अभी एनडीपी एट एफसी मिल रहा है, पहले जीडीपी मिल रहा था, ठीक है, अभी एनडीपी एट एफसी मिल रहा है। फिर यहां से हमको क्वेश्चन में जो बोला होगा हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? मतलब कोई भी अगर एक कंपोनेंट मिल गया हमको तो हम वहां से तो बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, या तो डेप्रिसिएशन ऐड लेस करके, एनएफआईए का ट्रीटमेंट करके, एनआईटी का ट्रीटमेंट करके हम बाकी चीज तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चैप्टर 3 में ही सीख लिए थे। लेकिन वो जो एक चीज है उसको कैलकुलेट करना हमको सीखना है खाली। वैल्यू एडेड मेथड में सीख लिए, अब इनकम मेथड में आते हैं, ठीक है। चलो आते हैं कुछ क्वेश्चंस में अब डायरेक्टली, ये सब बाद में देखेंगे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है क्या नहीं लेना है। ये तो एक्सपेंडिचर मेथड है, नीचे आ जाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाओ नीचे। क्वेश्चन ऑन इनकम मेथड करके दिया होगा अलग से, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 होगा, नहीं 18 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखो तो थोड़ा बताओ क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ,
क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट। और जो जो आज रेस्पॉन्स नहीं करेगा मैं सबका नाम नोट डाउन करूंगा। इनका हो गया है, अब इनको थोड़ा चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या करना है, चारों कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करना है, पांचों कंपोनेंट को, सॉरी पांचों कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करके एनडीपी एट एफसी निकालना है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो स्टेप्स देखना, कहां पे स्टेप, पेज नंबर कितना है बताओ तो स्टेप का, पेज नंबर 29 में स्टेप्स दिया इनकम मेथड का, ठीक है, यस। चलो किसका एक का आंसर आया, संचिता 3600, ठीक। आज मैं देख रहा हूं कौन कौन रिप्लाई नहीं करता। संचिता का रिप्लाई आ गया, सोनू का रिप्लाई आ गया, इधर राहुल का आ चुका है। क्या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सोचो क्या हो सकता है, प्रॉफिट का हिस्सा होगा सेविंग्स में। सेविंग्स कौन, रिजर्व एंड सरप्लस वाला है, से वही चीज लेकिन खाली लैंग्वेज अलग दिया, ठीक है। रिद्धि वेरी गुड, अभिप्सा वेरी गुड। देख रहा हूं कौन कौन रिप्लाई दे रहा है, यहाँ 4 का रिप्लाई हुआ है। सोनू वेरी गुड, हाँ सोनू हो गया, लिख लिए, सोनू, संचिता, अभिप्सा, रिद्धि। ख्याति, कैसे करेंगे देव, तुम पूछ रहे हो ये, हाँ तो टेस्ट में मतलब पता चल रहा है तुम चीटिंग कर रहे हो। अभिप्सा, सोनू, ख्याति, पूनम, ख्याति, पूनम, शिवांग, देव। सुनो मेरा बात, वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या किए थे, वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट किए थे और सबको ऐड किए थे एक साथ, तो हमको क्या मिला था, जीडीपी एट एमपी मिला था। वैसे ही यहाँ पे इसका कितना कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और क्या है, दो तो, एक मिक्स इनकम और एक क्या बच गया, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। 5 कंपोनेंट है, हम पांचों कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और पांचों को जब टोटल करेंगे हमको क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी मिलेगा। अब पांचों कंपोनेंट क्लियरली तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस एक छोटा सा अलग से कंपोनेंट दिया है, उसका क्या करना है वही सोचना है। देखो रेंट तुमको दिया है, रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज दिया है, प्रॉफिट दिया है, मिक्स्ड इनकम दिया है, ठीक है। अब ये रॉयल्टी का क्या करना है, रेंट एंड रॉयल्टी दोनों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है एक साथ, तो मतलब टोटल ये कितना हो गया, 400 प्लस 200, ठीक है। 5 कंपोनेंट है टोटल, तो पांचों को, सागरिका या तो टोटलिंग में गलती है, लक्ष्मी, केशव टोटलिंग गलत है, सागरिका और केशव, लक्ष्मी हो गया, प्रतीक हो गया, आदित्य हो गया, शिवांक हो गया, देव हो गया। चलो यहाँ पे कितना आया आंसर, नहीं हुआ, कितना आया आंसर, नहीं हुआ, अच्छा, और कितना आया आंसर, कर रहे हो, चलो करो, ठीक है, वेरी गुड, मोनालिसा, केशव, सागरिका 3600, वेरी गुड। क्या 3600, चलो ऑलमोस्ट सभी का आ गया आंसर 3600। कैसे हुआ 3600, पांचों कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। पहला कंपोनेंट क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी, कितना है रेंट एंड रॉयल्टी, दोनों को ऐड कर दो, 600 है। नेक्स्ट कंपोनेंट इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 500, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज 1000, प्रॉफिट 500 और मिक्स्ड इनकम 1000, सारा को ऐड करने से कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा आप बोलो।
ऑपरेटिंग सरप्लस का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। क्वेश्चन में आ गया क्या ऑपरेटिंग सरप्लस? थर्ड में है ना, टू तक हो गया क्या सेकेंड? ठीक। 21 का 2400 गलत है अभिप्सा, चेक करो फिर से। हमेशा याद रखना पांचों कंपोनेंट को पहले अलग से कैलकुलेट करना है। जब तुम पांचों कंपोनेंट को अलग से कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद उसको ऐड करना है। एक साथ ऐड करते हुए मत चलना, गलत होगा हमेशा। एक एक करके पांचों कंपोनेंट को कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या दिया है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। क्या करें इनडायरेक्ट टैक्स का? कुछ भी नहीं करेंगे अभी। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है, क्या करें डेप्रिसिएशन का? कुछ भी नहीं करेंगे अभी के लिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी दिया है, हम अभी हमारा इसका भी कोई काम नहीं है। उसके बाद पहला कंपोनेंट रेंट, रेंट क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड को चलो ट्रीटमेंट कर ही लो इसका, ये है सेकंड कंपोनेंट। ठीक है। मिक्स्ड इनकम थर्ड कंपोनेंट। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इसका मतलब सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा विप्सा, सेविंग्स बोला है, सेविंग्स का मतलब प्रॉफिट थोड़ी होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स, ये क्या बन जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पॉइंट था, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का सेविंग्स मतलब उनका क्या है? ये रिटेन्ड अर्निंग्स है। क्लियर है? उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहां आएगा? एक कंपोनेंट अलग से इसको, अच्छा सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर किसके साथ ऐड होगा? डिविडेंड के साथ ऐड होगा, मतलब ये पार्ट ऑफ क्या है? सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, ये कौन सा है? ये है फोर्थ कंपोनेंट, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज है फिफ्थ कंपोनेंट। पांचों कंपोनेंट हो गया। फर्स्ट रेंट कितना है? 1000। उसके बाद डिविडेंड और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर मिला के क्या होगा? ये मिला के तो क्या बोलेंगे? टोटल को बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या? हेडिंग क्या था? पढ़ो लास्ट वाले कंपोनेंट का। प्रॉफिट। प्रॉफिट का तीन हिस्सा होता है बताया था, तो इसका दो है, 500 प्लस 400, ये हो गया 900। थर्ड मिक्स्ड इनकम 200। फोर्थ कंपोनेंट इंटरेस्ट 200। फिफ्थ कंपोनेंट सीओई कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज कितना? 100। टोटल कितना आ गया? टोटल कितना आ गया? 1000, 900, 2100, 2300, 2400। ये क्या है? एनडीपी एट एफसी। दिस इज आवर एनडीपी एट एफसी। अब क्या करें? इसका कैलकुलेट क्या करना है? जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। यहां से यहां जाने में तो हम लोग मास्टरी कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यहां से यहां जाने वाला हम कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट करो। एनडीपी एट एफसी से हमको जीएनपी एट एमपी जाना है। क्या क्या किया जाए? एफसी टू एमपी, सबसे पहला काम एफसी टू एमपी। दूसरा काम नेशनल टू नेट टू ग्रॉस, नेट से जाएंगे ग्रॉस। और थर्ड पॉइंट डोमेस्टिक टू नेशनल। ठीक है, थर्ड पॉइंट में डोमेस्टिक टू नेशनल। सबसे पहला एफसी टू एमपी जाने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या करेंगे? केशव, एफसी टू एमपी बोलो। कौन बोलेगा यहां से? पीछे में से तीनों में से कोई बोलो, कोई भी बोलो तीनों में से। एफसी से एमपी जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, क्या करें? वेरी गुड, इतने सारे वेरी गुड वाले हो गए। केशव, संचिता, शिवानी, प्रतीक, ख्याति, रिद्धि, अभिप्सा, सोनू। बोलो तुम तीनों में से कोई बोलो एक जन। कौन बोलेगा बताओ? याद नहीं है?
एफसी से हमको जाना है एमपी, क्या किया जाए, प्लस एनआईटी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेट से ग्रॉस जाना है, क्या करें, नेट से ग्रॉस जाना है, क्या करें, नेट से ग्रॉस जाना है, नेट से ग्रॉस जाना है, नेट से ग्रॉस जाना है। डेप्रिसिएशन माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस होगा ना। नेट, नेट किसको बोलेंगे, आफ्टर माइनस हो चुका है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड होगा। नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। और लास्ट वाला, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, बोलो क्या करें, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, क्या माइनस, प्लस NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, ठीक बोला वो, ठीक बोला वो, पक्का आयुष, ठीक बोला वो, हाँ क्या बोला वो आंसर, माइनस करेंगे बोला, वो तो प्लस करेंगे बोला था, तुम हाँ भी बोले और फिर ठीक भी बोल रहा है, बोले वेरी गुड, यहाँ तो सबका आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, बहुत नीड है पढ़ाई का, है ना, घर में छुट्टी लेने से नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा घर में। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है, नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करो एक बार फिर से, क्योंकि ये जो 3 कंपोनेंट है ना, ये बेसिक था। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट बेसिक था जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिए थे। अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, और चैप्टर नंबर 4 का ऑलरेडी 4-5 क्लास हो चुका है। ठीक है, नेशनल इनकम ऑलरेडी हम 9-10 क्लास पढ़ चुके हैं, और अभी ये 8-9 क्लास और चलेगा। तो सोचो कितना बड़ा चैप्टर है। अभी से अगर मोमेंटम ब्रेक होगा तो फिर आगे जाके तो लगेगा कि ये सर बेकार पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, इकोनॉमिक्स बेकार होता है और हमको ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर से डायरेक्टली आना शुरू कर दोगे तुम लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी से, अभी भी टाइम है। सैटरडे संडे छुट्टी है, कुछ काम रहता है सैटरडे संडे, नहीं वैसे तो बहुत काम होगा तुम लोग को, लेकिन कुछ ऐसा कुछ मेजर काम तो है नहीं। तुम्हारे पास ऐप है, मोबाइल ऐप, सारा क्लासेस है उसमें ऑलरेडी, जितनी बार भी देखो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो एटलीस्ट एक बार नेशनल इनकम का क्लास को फिर से स्टार्टिंग से प्ले करके देख लो, 2x में देख लो, 1x में नहीं भी तो 2x में देख लो, आधा टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें से भी जहां जहां पे हम लोग रिपीट वाला क्वेश्चन किए ना, वो पार्ट को स्किप कर देना, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला पार्ट को क्या करो, एक बार देख लो। ठीक है, ताकि क्या होगा कि अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी कम से कम वो बेसिक सारा याद आ जाएगा। ठीक है, ये सैटरडे संडे करना है सबको घर में। ठीक है, क्लियर है। देव, नेशनल इनकम परेशान कर रहा है, अभी अगर ये परेशानी नहीं झेलोगे ना तो ये तुमको जिंदगी भर परेशान करेगा, क्योंकि नेशनल इनकम तुम्हारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं। जब तक तुम कॉमर्स में हो तब तक नेशनल इनकम तुम्हारे साथ है। ठीक है, जब कॉमर्स से बाहर निकल के साइंस में जाओगे तब तुम्हारे लिए नेशनल इनकम तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वरना तुम CA करो, MBA करो, जहां भी जाओ नेशनल इनकम तुमको पढ़ना पड़ेगा बहुत सारे जगह में। चलो ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 21। कितना आया फाइनल आंसर, डोमेस्टिक, अच्छा ये वाला तो डिस्कस ही नहीं किया, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, क्या करें, प्लस IA। ठीक है, तीनों ट्रीटमेंट हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या, उसका ऑपरेटिंग सरप्लस है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, आ जाओ उसके बाद वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 22 को पेंडिंग रखना, बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है जो हम अभी तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 को पेंडिंग रख के क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। अच्छा 22 का 21 का आंसर बता दो तो लिख देते हैं यहाँ, जिसका नहीं हुआ होगा कर लेगा। कितना आया 22 का आंसर, 21 2880, इसका आंसर है 2880। जिसका नहीं हुआ घर में भी ट्राई करना, नहीं होगा फिर भी तो व्हाट्सएप करना, हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23,
कैलकुलेट नेशनल इनकम बोला है, क्या होता है नेशनल इनकम, किसको बोलते हैं नेशनल इनकम, किसको बोलते हैं नेशनल इनकम, नहीं याद, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, बोलो। यहां पे भी गलत आ रहा है आंसर आधे लोग का। तो क्या होता है नेशनल इनकम, आयुष क्या होता है नेशनल इनकम, आओ बुक में आओ, दिया है हमारे बुक में कि हम छोड़ दिए सिलेबस से बाहर है बोल के, दिया है कहीं, कहां दिया है बताओ तो, कहां पे दिया, निकालो थोड़ा, नेशनल इनकम क्या होता है। मैं तुमको बोला था, क्या बोला था याद है, पेज नंबर 18 में आओ बुक का, पेज नंबर 18 बुक का, क्या लिखा है, मैं तुमको यहां पे जब हम पहुंचे थे इस वाले पेज में, पेज नंबर 18 में, तब बोला था याद कर लो, जहां लिखना है लिख लो, है ना, लेकिन ये दो चीज को याद रखना है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। किसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही आएगा, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो तुमको खुद को सोचना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, क्लियर है, चलो। तो क्या निकालना है हमको यहाँ पे, एन एन पी एट एफसी। ठीक है, चलो करो फटाफट शुरू करो, कितना, ठीक, क्या क्या दिया है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, रेंट दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, फटाफट करो। अ टोटल नंबर ऑफ मनी अर्नड विद इन अ कंट्री, लक्ष्मी, हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे थे, हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन करो फटाफट। अच्छा स्क्रीन में आ नहीं रहा है क्वेश्चन, क्या करेगा, किया जाए, ठीक है। क्या क्या दिया है हमको, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, रेंट दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, नेट एक्सपोर्ट का क्या करना है मेरे को तो नहीं पता, तुम लोग देख लेना क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट दिया है और डेप्रिसिएशन दिया है। ठीक है, सोच लो क्या करना है नेट एक्सपोर्ट का और उस हिसाब से क्वेश्चन को करो। क्या करें नेट एक्सपोर्ट का, बोलो। नेट एक्सपोर्ट का कुछ भी नहीं करना है अभी, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए तुमको दिया गया है क्वेश्चन, वो वैल्यू एडेड मेथड में यूज होता है, हमारा ये वाले मेथड में यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। बाकी का तो हो जाएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है क्लियरली, रेंट दे दिया है क्लियरली, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, तो क्या हम इसको फिर से ऐड करें यहाँ, क्या हम फिर से इसको ऐड करें यहाँ कि ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर वेजेस एंड सैलरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे वहां पे हमारा था, अगर टोटल सेल्स दिया है इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, टोटल परचेज दिया है उसका मतलब इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वैसे ही कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तीन प्रकार का होता है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, कैश, और लास्ट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अगर तुमको वेजेस एंड सैलरी अलग से दिया है तो इसका क्या करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है, कहां पे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट का तो कुछ नहीं करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी कुछ करना है, अभी कुछ नहीं करना है, इसको बाद में देखते हैं। प्रॉफिट का क्या करना है, प्रॉफिट तो रहेगा एज इट इज। इंटरेस्ट क्या करना है, इंटरेस्ट को भी लेंगे। डेप्रिसिएशन का क्या करें, डेप्रिसिएशन का अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है, तो हमको सारा कंपोनेंट मिल गया।
एक कंपोनेंट दिया नहीं है मिक्स्ड इनकम का, तो मतलब वो जीरो है। ठीक है, अब फटाफट करो। 800, 200, 300, 100, टोटल ये क्या आ जाएगा बताओ। ये 1400 तो मैं निकाल लूंगा, यहां क्या लिखूं, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये 1400 को क्या बोलेंगे हम लोग। एनडीपी एट एफसी, वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने, एनएनपी एट एफसी निकालने बोला है, मतलब D2 कहां जाएंगे, एन देंगे प्लस NFIA दिया है क्वेश्चन में, NFIA क्लियर कट, NFI हमको दिया हुआ है, तो ऐड कर दो, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 1380, इसका आंसर आ गया 13। क्लियर है, बोलो फटाफट क्लियर। चलो कोई डाउट है तो फटाफट बोलो, हम क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है चलो, कोई डाउट नहीं है, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में। याद रखना संडे को 11 बजे क्लास है, ठीक है, लास्ट क्लास हमारा कैंसिल हुआ था, तो संडे को 11 बजे हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास है। मैं ग्रुप में रिमाइंडर मैसेज दूंगा, लेकिन अभी से याद ही रखो कि संडे को 11 बजे क्लास है हमारा, ठीक है। चलो बाय बाय।